जिसने पार्ट 3 नहीं देखा, उसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, वो देख लें। मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे, इसलिए तुमसे फ़ोन पर भी राब्ता नहीं किया। उसकी प्लानिंग और हाजिर दिमागी पर मैं रश्क करने पर मजबूर था। मैंने बात को बदलते हुए कहा, यकीनी तौर पर इस ठरकी का नाम ऐसे शुरू होता होगा, लेकिन अगर वो कमीना था तो वो तो कल हमारे साथ मौजूद ही नहीं था। वैसे भी वो एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। उसको अगर फ्री में खुला दो तो सब कुछ कहा जाएगा, लेकिन अगर थोड़े से पैसे खर्च करने की बात हो तो उसकी जान निकल जाती है। उसने कहा, उसके अंदर एक अदद औरत छुपी हुई है, लेकिन वो नहीं था। जिस ठरकी का मैंने जिक्र किया है वो तुम्हारे साथ ही था। अचानक मेरे ज़हन में एक और नाम गूंजा, और मैंने जब उसका नाम लिया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, यही था। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, उसने मेरा और तुम्हारा फ़ायदा करवा दिया। ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अगर तुम राजदारी का वादा करो तो तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, यार तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ मौजूद हो, तो फिर ये बात करना बनती नहीं। उसने कहा, अगर अपनी बात हो तो मुझे तुम पर किसी कसम का शक नहीं है, लेकिन मामला किसी और का है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात तो बनती है। मैंने कहा, फिक्र मत करो और खुलकर बताओ। उसने चौधरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि उसका इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए हो सकता है? मैंने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो बोली, फर्ज करो कोई ऐसा हो जिसको उसकी इज्जत ज़रूरत हो, तो फिर? मैंने एक दफ़ा फिर हैरान होकर कहा, मैं अब भी नहीं समझा। इसने मेरे सर पर हल्की सी चुप्पत लगाते हुए कहा, बेवकूफ़ आदमी। जब मुलाकात होती है, मैंने हल्का सा सोचने के बाद कहा, हमल होता है और क्या? वो बोली, शक्र है तुम्हें इतना तो मालूम है। ये जानदार चौधरी एक जरखीज औरत को सुकून से माँ बना सकता है। मैंने फिर कहा, मतलब तुम माँ बनना चाहती हो? उसने कहा, हरगिज़ नहीं। अभी जो दो हैं, उनको तो थोड़ा सा बड़ा कर लूं। मैंने कहा, तो फिर? वो बोली, कोई और है जिसको उसकी ज़रूरत है। 2 साल से माँ नहीं बन सकी तो मुसलसल तानों की जिद में है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो माँ बन सकती है। मैंने कहा, यानी तुम चाहती हो कि मैं ये काम करूं? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, और कौन है वो औरत? वो बोली, है कोई। पहले उसके साथ बात करके मुझे उसको मना लेने दो। मैंने उससे पहले तुमसे बात की थी क्योंकि मैं जानती थी कि तुम इजीली मान जाओगे। अब उसके साथ बात करके मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो कौन है और उसके साथ क्या करना है। उसकी ये बात सुनकर मेरा उझे कुछ होने लगा और मैं उसको एक बार फिर मनाने लगा, और वो मेरे फ्लैट से जाते हुए इंतहाई मुतमईन थी। अब मुझे इंतज़ार था इस खातून का जिस तक मुझे शमाइला लेकर जाने वाली थी। शमाइला से मुलाकात के चंद दिन बाद में गाँव गया तो मुझे मेरे एक कज़न ने दावत पर अपने घर बुलाया। मेरे कज़न का नाम अलीम भाई है और उनकी बेगम का नाम सोनिया। अलीम भाई की उम्र 35 से ऊपर है, जबकि उनकी बीवी सोनिया उनसे कम इस कम 5 साल छोटी यानी 30 साल की थी। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे और उनका एक बेटा भी था। अलीम भाई की फैमिली से मैं इतना क्लोज नहीं था, और ये उनके घर में मेरा पहला चुकर था। उनके वालिद और वालदा दोनों ही मेरी वालदा के कज़न थे। ये लोग कल 3 भाई और 2 बहनें थे। उनमें सबसे बड़े सलीम भाई जिनकी उम्र 40 साल थी और उनकी बीवी का नाम अरम था, जिनकी उम्र 27 या 38 साल थी। उनके 2 बच्चे भी थे। सलीम भाई गांव में ही रहते थे। सलीम भाई के बाद अगला नंबर उनकी बहन नजमा बाजी का आता था। नजमा बाजी की उम्र 28 साल थी और उनकी 3 बेटियां थीं।
वो और उनके शौहर साथ वाले गांव में रहते थे। उनके बाद अलीम भाई और फिर उनसे छोटी जीनत बाजी जिनकी उम्र 33 साल थी। जीनत बाजी की कोई औलाद नहीं थी और उनके शौहर ने इसी वजह से दूसरी शादी की हुई थी। जीनत बाजी ने अपने शौहर को खुद दूसरी शादी करने की इजाज़त दी थी और इत्तेफाक की बात थी कि उनके शौहर की दूसरी शादी से भी कोई औलाद नहीं थी। सुनने में आया था कि पहले उनके शौहर उनकी सूतन यानी अपनी दूसरी बीवी के साथ कहीं और रहते थे, लेकिन अब दोनों ही एक ही घर में इस गांव में रहती थीं। इन सबसे छोटे नसीम भाई थे जो शहर में रहते थे और उनकी शादी वहीं शहर में अपनी क्लास फीलो निगत से हुई थी, जिसकी उम्र उनके बराबर ही थी यानी 30 साल थी। उनकी शादी को अभी चंद माह ही हुए थे और अभी उनकी कोई औलाद नहीं थी। उस खानदान का इतना लंबा तारुफ इसलिए करवाया कि इस खानदान की मेरी जिंदगी में बहुत अहम जगह थी और है। दावत दरअसल उनके बेटे की सालगिरह की दावत थी और इसमें उनके खानदान के ज्यादा तर अफराद जमा थे। मुझे एक गांव की जिंदगी का खालिस यान जहां पसंद था, वहीं मैंने महसूस किया था कि लोगों में डबल स्टैंडर्ड भी काफ़ी था। यानी मैंने महसूस किया था कि सोनिया भाभी जितनी तोजा निगाहत भाभी और नसीम भाई और उनकी बेगम को दे रही थीं, इतनी तोजा वो अपने जेठ सलीम भाई या उनकी बीवी और बच्चों को नहीं दे रही थी। खैर मुझे उससे क्या। मैं तो दावत उड़ाने गया था और दावत ने खूब जमकर खाया। खाने के बाद घर के अक्सर अफराद सहन में बैठकर गप्पे लगाने लगे। बातों बातों में ही इनकी तोजा का मरकज में बन गया। नगद भाभी ने कहा, वैसे शायान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ रहकर अपना टाइम ज़ाये कर रहे हो? मेरा मतलब तुम लाहौर की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। तुम्हारी बातों और तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी काबिलियत वाज़े है। फिर बजाय लाहौर में एक अच्छा मुस्तकबिल बनाने के तुम यहाँ एक पसमानदा इलाके में एक छोटी सी कॉलेज में पढ़ाकर मेरी नज़र में तो वक्त ही ज़ाया कर रहे हो। मैंने लंबा सांस लिया और मुनासिब अल्फाज का चुनाव करते हुए बोला, ऐसा नहीं है भाभी। हर चीज़ को देखने का मुख्तलिफ नज़रिया होता है। जिस नज़रिए से आप देख रही हैं तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एक नज़रिया वो है जिससे मैं या मेरी वालदा सोचती हैं। उन्होंने जब से अपने वालिद का घर छोड़ा, तब से उन्होंने अपनी सारी उम्र हमारी और हमारे वालिद की सेवा करते हुए गुजार दी। अम्मी ने मेरे ख्याल में शायद ही कोई वक्त अपने मेके या मेरे ननिहाल को दिया हो। हमारी परवरिश और हमारी अच्छी तालीम के चक्कर में उन्होंने अपने मिके से राब्ता पूरी तरह से ख़त्म ही कर लिया था। इतने सालों बाद उन्होंने कुछ मांगा भी तो यही मांगा कि मैं उनकी विरासत को संभाल लूं। अगर हम पैसों में देखें तो जिस ज़मीन पर काश्त हो रही है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। हम किसी हद तक खाते पीते लोग हैं, इसलिए काश्त और फसल का खर्चा सुकून से निकल जाता है और फसल अच्छी हो या ना हो, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वालिद ने लाहौर में 3-4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं, जिनको अगर अब बेचा जाए तो जिस कीमत पर उनको खरीदा गया था, उसके 100% ज़्यादा कर वो सेल हो जाएंगी। पैसों में देखा जाए तो वैल्यू इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की है, लेकिन एक और चीज़ भी वैल्यू रखती है और वो है विरासत। विरासत से मुराद ज़मीन जायदाद दौलत नहीं होती, सिर्फ एक खानदान की इज्जत और उसका अच्छा नाम भी होता है। लेगेसी भी विरासत ही होती है और मेरे नाना और मामू ने इस इलाके में बहुत इज्जत कमाई है। मैं यहाँ उसी इज्जत और लेगेसी को संभाल रहा हूँ। लाहौर में मुझे मेरे जानने वालों के अलावा शायद ही कोई जानता हो, और जानता भी होगा तो कोई मुझे चौधरी साहब नहीं कहता होगा। लेकिन यहाँ दौर से गुजरता हुआ हर शख्स सलाम करके गुजरता है। लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे बुजुर्गों की वजह है।
और सच बताऊं तो शुरू में मैं भी यहाँ रहने से कुतरा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिंदगी असल में है ही यहीं। नसीम भाई ने कहा, वाह यार शानी, तुम तो बहुत गहरी सोच और समझ के मालिक हो। इतनी सी उम्र में ही इतनी गहरी बातें करने लगे हो। मैंने कहा, यहाँ रहने से पहले मैं एक लाओबाली इंसान था। मैंने अपने अंदर मिचौटी महसूस ही यहाँ रहने के बाद की है। नजमा बाजी ने कहा, अच्छा शायान, इत्तेफाक से तुम मेरे कज़न भी हो और ऊपर से उस्ताद जी भी हो। माफ करना, शायद तुम अपने नाम के साथ सरिया प्रोफेसर लगवाना ज्यादा पसंद करो, लेकिन भाई मैं तो तुम्हें उस्ताद जी ही कहूंगी। मैंने कहा, सिरिया प्रोफेसर में अपनायत नहीं है, लेकिन उस्ताद जी लफ्ज अपने आप में एक अपनायत रखता है। अलीम भाई ने कहा, यार तो बहुत गहरा बंदा है, और तीसरा ठंडा मिजाज तुझे मजीद मैच्योर और तगड़ी शख्सियत बनाता है। उनकी इस तारीफ पर मैं मुस्कुराने लगा तो नजमा बाजी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अरे यार उस्ताद जी, मेरी बात तो मुकम्मल होने दो। दरअसल मेरी बच्चियां पढ़ तो ठीक रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जब से निसाब तब्दील हुआ है तब से उनकी पढ़ाई मुतासिर हुई है। तुम जब हफ्ते के हफ्ते चक्कर लगाते हो तो कुछ देर के लिए साथ वाले गांव में हमारी तरफ चक्कर लगा लिया करो और बच्चियों की पढ़ाई के हवाले से थोड़ा देख लिया करो। उनकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर हामी तो भर दी, लेकिन पहली बार महसूस हुआ कि बुरी तरह से फंस गया हूँ, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि सोनिया भाभी और इरम भाभी ने भी इसी हवाले की फरमाइश कर दी। मैंने महसूस किया था कि ये खानदान जितना एक दूसरे के करीब लगता है, इतना ही इस खानदान के अंदर तनाव भी मौजूद है, क्योंकि नजमा बाजी ने वाकई खालिस तौर पर अपनी बच्चियों के फिक्र में ये बात की थी। किसी हद तक उर्म भाभी की बात भी सही थी, क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, लेकिन सोनिया भाभी ने सिर्फ और सिर्फ उनकी जद में ये बात की, क्योंकि उनका बेटा तो अभी सिर्फ 4 साल का ही था और पल्ले पड़ रहा था। खैर, मैंने कौन सा उनके खानदानी मामलात का अचार डालना था, इसलिए मैंने चुपचाप हामी भर दिया। लेकिन इन तीनों की फरमाइशों को देखकर मैंने महसूस किया कि जीनत बाजी को काफ़ी तकलीफ हुई थी। मैंने मूड को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए जीनत बाजी से कहा, फिक्र ना करें, इन सब ने तो मुझे अपनी किसी न किसी गरज की वजह से बुलाया है, लेकिन मैं आपके घर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ के पर उठे खाने आया करूँगा। सुना है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब कसम की मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि शायद ये पहली बार था कि किसी ने उन पर इस महफिल में तवज्जो दी थी, वरना सब अपनी बातों में लगे हुए थे। खैर, मैंने वहीं बैठे-बैठे बच्चों से उनकी पढ़ाई के हवाले से कुछ सवालात किए और वादा किया कि अगले हफ्ते सबके घरों में कुछ देर के लिए चक्कर लगाऊंगा। अगले रोज नूरा मुझे मिली, मगर कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि उसका रास्ता कुछ दिन के लिए बंद हो चुका था। मैंने भी उससे सरसरी की गुफ्तगू की और अपनी बातों से किसी सूरत भी उसको महसूस नहीं करवाया कि मुझे कहीं से भी बेचैनी महसूस हो रही है। लेकिन मुझे किसी हद तक बेचैनी महसूस हो रही थी। देसी खुराक के इस्तेमाल की वजह से मैंने महसूस किया था कि फौजी साहब अब ज़्यादा तंग करने लगे थे। मैंने उस खुराक को रोकने के हवाले से भी सोचा, लेकिन फिर मैंने अपनी सूझ की नफ़ी कर दी, क्योंकि फ़ौजी साहब की परफॉर्मेंस इस खुराक के इस्तेमाल के बाद ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी और मूर्छा मुझे कहीं न कहीं मिल ही जाता था, जैसे उस रोज़ शमाइला वाला सर पर एज़ मिला था।